हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रतिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। हमने लास्ट वीडियो में बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जिस तरीके से किस टॉपिक में से किस पैटर्न वाइज सब कुछ आने वाला है आपके इस 2026 के एग्जाम में, हमने वो डिस्कस कर लिया है। आज चैप्टर नंबर 3 की डिस्कशन करते हैं। तो फिलहाल आपको पूरी समरी नहीं पढ़नी है चैप्टर में, आपको इस समय क्विक स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है ना। पूरा चैप्टर एकदम, क्योंकि प्री बोर्ड आप कर चुके हो तो आपको A to Z सब पता है कि अब बुक में क्या लिखा है, ठीक है ना। रिवीजन आपका हो चुका है, तो अब एक क्विक सा रिवीजन इस तरीके से करो कि प्रैक्टिस वाइज आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आने ही आने हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले नाम के अकॉर्डिंग ही देख लो, पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। एक बार क्विक से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, सिर्फ कुछ सेकेंड्स का। लीनियर इक्वेशन जिसमें x या y या z या t इनकी पावर 1 1 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है। इक्वेशन है तो इक्वल में जीरो जरूर मिलेगा, अगर इक्वल में जीरो नहीं है तो वो पॉलिनोमल होता है। जब पॉलिनोमल लिखने के बाद में हम इक्वल में जीरो लगाते हैं तो वो इक्वेशन बन जाती है। तो लीनियर इक्वेशन हो गई। पेयर में दो मिलेंगी तभी आप उन्हें सॉल्व कर पाओगे, अकेले को तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। कब? जब हमारे पास टू वेरिएबल्स होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो दो वेरिएबल मैंने ऐसे ले लिए और उनमें प्लस या माइनस कुछ लगा दिया और इक्वल में जीरो लगा दी, या जीरो नहीं लगा के एक डिजिट लगा दो, कोई सी भी डिजिट लगा दो या जीरो लगा दो। मोरल ऑफ द स्टोरी, उनके इक्वल में एक साइड होनी चाहिए, RHS जरूर होनी चाहिए, तभी वो इक्वेशन फॉर्म होती है। दो होंगी तभी आप इनके वैल्यूज फाइंड आउट कर पाओगे, अगर दो नहीं होंगी तो आप दो वेरिएबल्स वाली इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हमें कहाँ जरूरत पड़ती है इनकी, जैसे अगर हम अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करें तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मुझे चॉकलेट खरीदनी है और मैं आपके लिए टॉफी खरीदने वाली हूँ, ठीक है। आप टॉफी से काम चलाओ। तो सपोज मैंने एक चॉकलेट अपने लिए खरीदी, दो टॉफी आपके लिए खरीदी, ठीक है। एक चॉकलेट खरीदी अपने लिए प्लस दो टॉफीज आपके लिए, तो मैंने चॉकलेट को x मान लिया, टॉफीज को y मान लिया, और सपोज मुझे 30 रुपीज देने पड़ गए, तो वो 30 क्या है, वो उनकी वैल्यू हो गई। फिर थोड़ी देर बाद या अगले दिन मैंने अपने लिए दो चॉकलेट खरीदी, आपके लिए 4 टॉफीज खरीद ली, और उसकी ये हो गई, मान लो यहाँ पर 40 लिख दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन फॉर्म इक्वेशन फॉर्म बन जाती है लीनियर इक्वेशन की, क्योंकि पावर 1 और 1 है। तो इतना समझ में आया। अभी आते हैं हमारे पैटर्न पर कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे अब उससे भी पहले ये चीज समझ लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस चैप्टर की। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और जनरल इक्वेशन आपको पता है a1x प्लस b1y इक्वल c1 a2x प्लस b2y इक्वल, या इधर ले आओगे तो जो भी इधर की साइड आ जाएगा तो बराबर में जीरो आ जाएगा। तो वहां से आपके ये a1 a2 b1 b2 यहां से लिए गए हैं, तो ये ध्यान रखना है। अगर इन दोनों के कोफिशिएंट्स नॉट इक्वल है तो वो कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है, इसमें से भी पूछ सकता है, और इससे रिगार्डिंग भी पूछ सकता है। सेम अगर नॉट इक्वल टू हुआ C1 C2, देन वही अगेन पैरेलल लाइंस होंगी, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन घुमा के कैसे भी आ सकता है। और अगर सब कुछ इक्वल होगा तो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइट होगा। तो ये इतना आपको पता होना चाहिए, इस पे बेस्ड आपको वहां क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूं, ये सब आपके क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं, तो ये 1 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन या तो MCQs में पूछ लेगा, या स्टेट वाइजर में पूछ लेगा, या 1 वर्ड आंसर आपसे पूछ लेगा। तो क्या है, विच ऑफ दीज पेयर गिव्स यूनिक सॉल्यूशन, वहां पर आपके पास ऑप्शंस होंगे MCQs में। तो यूनिक कहाँ आता है, अब आप इसमें से देख लो यूनिक कहाँ आता है भाई, यूनिक यहाँ पर आता है, यानी ये वाला, ठीक है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन पे पिक करना है, ये ऑप्शन पे पिक करना है, उसको टिक कर देना है, तो यहाँ पर ये वाला आ जाएगा। सेम इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन सॉल्यूशन, अब ढूंढो पैरेलल वाला, ये रहा पैरेलल वाला। अगर पैरेलल होगा तो ये वाली सिचुएशन लाई करेगी। इफ x प्लस 2y, और ये वाली एक इक्वेशन दे रखी है, आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं तो इसके कोफिशिएंट्स को अपॉन में रख लो, 1 अपॉन यहाँ पर 2 है इक्वल, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर y का 4 है इक्वल, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर
10 है, तो 2 1 2, 2 2 4, 5 1 5, 1/2, 1/2, 1/2। और हमें पता है ऐसी सिचुएशन में जहां पर तीनों के कोएफिशिएंट सेम आते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो आंसर विल बी इनफाइनाइट। यहां पर ऐसे लिखा जाएगा। ओके, या आ सकता है ग्राफिकली कॉन्सिडेंट लाइंस शोज। आप देख लो कॉन्सिडेंट वाली कौन सी है भाई, कॉन्सिडेंट वाली है ये वाली, तो फिर से आपका यही वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके की ये चीज बिल्कुल टिप्स पे करके जाना, इन्हें लिख लिख के पक्का कर लो, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन घुमा घुमा के वो आपसे पूछ सकता है। आते हैं हम 2 या 3 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, या तो 2-3 मार्क्स में ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरह की इक्वेशन दे दी है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये, आपको सॉल्व भी करना है, साथ में इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हमें पता होता है, देखो हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर y के कोफिशिएंट सेम है, 1 और 1 ही है, साइन डिफरेंट है नो प्रॉब्लम, पर कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। अगर नहीं होता, सपोज यहाँ पर 2 होता और यहाँ कुछ ना होता, तो फिर मैं इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके y के कोफिशिएंट सेम करती या x के करती, वो आपकी चॉइस है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x यहीं पे कर देते हैं हमने, क्योंकि साइन डिफरेंट डिफरेंट है, अगर सेम साइन होते हैं दैट मीन सब्सट्रैक्टिंग, अगर डिफरेंट डिफरेंट साइन होते तो एडिंग, इतना आपको पता होगा। तो एडिंग यहाँ पे लिख सकते हो, इक्वेशन 1 और 2 एडिंग क्या होगा, 2 और 1 3x, ये y से y कट गया, इक्वल यहां से बचा 7 और 2 9, इंप्लाइज दैट x इक्वल हो गया आपका 3 3 जा, ये x की वैल्यू आई है। 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर रखी, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट यहाँ पे जब x की वैल्यू 3 रखोगे माइनस y इक्वल 2 हुआ, y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यानी y इक्वल 1 आ गया। ये तो मेरे पास सॉल्व करने के बाद इनकी वैल्यूज आ गई। अभी मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 से लेते हैं हम। इक्वेशन 1 में क्या लिया, सपोज हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली, तो ये आ गया 2 + y। इतनी समझ में आई। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैंने एक x की कॉलम ले ली, एक y की कॉलम ले ली। ठीक है, x की वैल्यू यहां पर 0 रखोगे अगर, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 को उधर भेजोगे -2 हो गया। x की वैल्यू 1 रख लो। अब जब x की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो 2 को उधर भेजोगे -2 और +1 -1 हो गया। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं अगर, तो 2 में क्या आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, y की 0 हो जाएगी। करेक्ट। सेम अगर चाहो तो यहाँ माइनस भी ले सकते हो, -2 ले लें अगर हम, तो इधर आके ये -2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। क्योंकि माइनस का ज्यादा हो गया तो मैं यहाँ पर 3 ले लेती हूँ। -2 में कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ में आपको प्रॉपर मिलेगा प्लॉट करने के लिए, और मिलता भी नहीं है तो आपको वहां पर अच्छे से प्लॉटिंग हो जाएगी। प्लस माइनस की एक्सिस आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 3 लेते हैं तो 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 गया, 1 बचा। तो जब आप x एक्सिस पे इसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो जब आप x पे 0 देख रहे हैं तो y है -2, y है -2 0 पर, यानी ये वाला पॉइंट हो गया। फिर x की वैल्यू 1 पर देखनी है, y की वैल्यू है -1, यानी यहां पर हो गया। फिर x की वैल्यू 2 पर देखनी है तो y 0 है, y 0 का मतलब x एक्सिस ही होता है, ये हो गया। अगर x की वैल्यू 3 ले रही हूं तो y की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स 1 है, यानी 3 पर 1 है, ये हो गया। तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन जो मेरी बोर्ड पर नहीं आई है पर आपकी आ जाएगी जब आप स्ट्रेटली फॉरवर्ड करोगे उसको, तो इस तरह से एक ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। आपके आते हैं अब अलजेब्रिक मेथड्स आते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन है, और इसमें से एलिमिनेशन ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। फिलहाल सब्स्टिट्यूशन भी देख लेते हैं, 2-3 मार्क्स में आपको वहां पर ये मिलेगा। क्या करना है, इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है। मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। जब आपको सब्स्टिट्यूट का मतलब होगा कि यहाँ से आपको किसी भी एक की वैल्यू निकालनी, जैसे अभी हमने ग्राफ में किया था ना कि x की या y की वैल्यू निकालो और उसके बाद फिर ग्राफ प्लॉट करो, वो टेबल बनाकर, वो सब्स्टिट्यूटिंग मेथड में ही आता है। कि यानी कि मान लो यहाँ पे इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, या यहाँ पर प्रॉपर लिखोगे, ठीक है ना, कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y या x
फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। मैंने यहाँ इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाली 10 माइनस वाई। अब ये दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे हम, यानी कि रख देंगे, यही आपका सब्सटीट्यूशन मेथड है। तो यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है आपसे, x माइनस वाई है, x की जगह 10 माइनस वाई रखा, माइनस वाई रखा, इक्वल 2 रखा, इंप्लाइज दैट वाई वाई 2y हो गया, माइनस का 2y इक्वल 2 रखा। पूरी इक्वेशन में मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 10 है। तो जब 2 से पूरे में डिवाइड करेंगे तो आशु पता है मैं क्या कर रही हूँ उस समय, परी पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, y यहाँ पे 2 से बचा, जब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, क्या कराना समझ गए ना, कि मैंने पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड किया। जब 2 से यहाँ डिवाइड करूँ 2 5 10 हुआ, यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 से 2 कटा, यहाँ पर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट गया, 1 बच गया, इंप्लाइज दैट y को उधर भेजा प्लस में हो जाएगा, 1 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 इक्वल 4 आ गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, अभी फिलहाल y आया है, यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन दिस वन, इसे 3 मान लो चाहे। तो जब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज दैट करोगे तो x इक्वल आ जाएगा 10 माइनस 4, y की वैल्यू 4 थी, यहाँ रख दी, इंप्लाइज दैट x इक्वल आ गया 6। यहाँ आंसर ड्रॉप नहीं करना है, फाइनल आंसर आपको लिखना है। सो x इक्वल 6 एंड y इक्वल 4, ये इतना लास्ट के उसमें प्रॉपर लिख के आओगे आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड पे। एलिमिनेशन का मतलब होता है जो हमने पता नहीं कब किया था, आ जाओ, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि हमें एलिमिनेट कर देनी है एक वेरिएबल को। अब एलिमिनेट मतलब खत्म कर देना है। कैसे खत्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉफिशिएंट सेम है, देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। सपोज अगर यहाँ पर 3 3 नहीं होता और यहाँ पे 2 4 ना होता, डिफरेंट ही होते दोनों के, तो फिर मैं किसी एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके उसे सेम बनाती, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ कॉन्स्टेंटली सेम मिल गया मेरे को, तो मैंने क्या करा, ऑन एडिंग, क्योंकि साइन डिफरेंट है तो हम एडिंग करेंगे। अगर सेम साइन होते हैं तो सब्सट्रैक्शन होता है, फिर वो उसके साइन भी चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये अब आप करोगे, जब इसको 4 और 2 6 हो जाएगा, यहां से प्लस का 3y माइनस का 3y कट गया, ये इक्वल का साइन, 11 और 5 16 हो गया। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16/6, यानी 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, x की वैल्यू आ गई 8/3। यानी कि मैंने अभी इतने उसमें से, दोनों इक्वेशन में से y को एलिमिनेट कर दिया, y को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से x की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मैं उसी x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में जब पुट करूंगी तो मुझे y फिर से मिल जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 1 मान लो, जैसे इंप्लाइज दैट 2x है, 2 इंटू 8/3 प्लस 3y इक्वल 11, कट तो कुछ नहीं रहा है, तो 2 8 जा 16/3 प्लस 3y इक्वल 11, इंप्लाइज दैट 3y यहीं रहेगा, 11 माइनस 16/3, एलसीएम ले लो 3, जब लोगे तो यहाँ पे आता है, तो 1 3 जा 3, 11 3 जा 33 माइनस 16 इक्वल क्या बचा, 13 में से 6 गए आपके 7 और 2 में से बन गया 1/3। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पर हमने लिखा था ना प्रॉपर, सो x इक्वल दिस वन एंड y इक्वल दिस वन, इस तरह से यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को यहाँ लिखोगे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एलिमिनेशन मेथड जरूर आता है, बट प्रैक्टिस सब्स्टिट्यूट की भी करनी है। और जब हमने पीछे ग्राफ बनाया था तो मैंने आपको एक ही इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करके दिखाया था, आपको दोनों इक्वेशंस का प्लॉट करके दिखाना है। उस समय जैसे मान लो यहाँ से अगर आपने x की y की वैल्यू निकाली है, तो वहां से फिर वो टेबल बनेगी और फिर वो ग्राफ प्लॉट करोगे। फिर सेम ऐसे ही दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे और x की इसी तरह से सेम टेबल दूसरी इक्वेशन के लिए भी बनेगी और वो ग्राफ में फिर दूसरी इक्वेशन का भी प्लॉट करके दिखाओगे। क्लियर। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, या तो वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी या इस तरह की थ्योरी आ जाएगी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। फिर से आ गए इन्हीं क्वेश्चंस पर, ये आपके बिल्कुल पक्के करके जाना। तो ये 2 इक्वेशंस आपको दे रखी हैं और आपसे बोला है कि आपको इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नो सॉल्यूशन अगर आ जाए उस अकॉर्डिंग, तो नो सॉल्यूशन कहाँ है हमारा, ये देखिए नो सॉल्यूशन ये रहा, तो यानी इस तरह की ये वाली सिचुएशन फिट होगी, यानी इंप्लाइज दैट
A1 अपॉन A2 यानी K1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2, 3 अपॉन K, C1 अपॉन C2 यानी 6 अपॉन 4। ये तो इक्वल है ही नहीं, ये इक्वलेंट है। दैट मीन्स इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं कर दूं तो 3 2 का 6 हो गया। सो इम्प्लाइज दैट K की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √6 आ गई। आ जाइए इनफाइनाइटली पर। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन किसके पास है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ये रहे, यानी कि सब कुछ इक्वल होगा। A1 अपॉन A2, K अपॉन 2 इक्वल है 3 अपॉन K इक्वल है 6 अपॉन 4। तो इससे भी ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी इम्प्लाइज दैट K स्क्वायर अपॉन 6 ही आएगा। इम्प्लाइज दैट K इक्वल आ जाएगा आपका प्लस माइनस √6। दोनों सिचुएशन में सेम आंसर आया है, लेकिन आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K, अगेन फिर से हमें K फाइंड आउट करना है और हमें बताया गया है कि आपकी भाई यूनिक सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग करना है। तो आप इधर से देख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए नॉट इक्वल आता है हमेशा। सो इम्प्लाइज दैट A1 अपॉन A2 यानी K माइनस 3 अपॉन 2, और ये वाली मेंशन करोगे आप रिजल्ट कि उसी के अकॉर्डिंग कैसे करोगे, प्रॉपर लिखोगे। फॉर यूनिक सॉल्यूशन A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 implies that K minus 3 upon 2 is not equal to 2 upon K minus 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो K minus 3 का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2 2 जा 4 हो जाएगा। इम्प्लाइज दोनों तरफ का रूट अगर मैं ले दूं तो ये हो जाएगा K minus 3 इज नॉट इक्वल टू 2 आ गया। सो इम्प्लाइज दैट K इक्वल आ जाएगा, आप इज नॉट इक्वल टू आ जाएगा, इधर जाके आप इसको एड ऑन कर दोगे 5 हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स। अब 5-5 मार्क्स के ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। कहीं एज वाइज आएगा, एज पर बेस्ड आएगा, या कोस्ट पर बेस्ड आ सकता है, क्वांटिटी पे बेस्ड आ सकता है। तो करने हैं ये 5 मार्क्स के, छोड़ के बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। द सम ऑफ टू नंबर, मान लो लेट 1 नंबर या फर्स्ट नंबर इक्वल x एंड अदर नंबर y हो गया। तो दो नंबर का सम है 21, तो x प्लस वाई इक्वल हो गया 27। देयर डिफरेंस हो गया x माइनस वाई इक्वल 3। आपको नंबर्स फाइंड आउट करना है, यहाँ से आप कर सकते हो। अगेन एडिंग करोगे, यहाँ ये कट गया आपस में, तो 2x इक्वल आ गया 7 और 3 30, इम्प्लाइज दैट x इक्वल आ गया 15। फिर यहाँ पे लिखोगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू फर्स्ट और सेकंड जिसमें भी रखनी हो, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट मैंने कर लिया ये 1 ये 2, तो ये हो जाएगा आपका 15 प्लस वाई इक्वल 27। इम्प्लाइज दैट y इक्वल हो गया आपका 15 को उधर भेज दो तो 7 और 5 12, ये आ गया 12। ठीक है, फिर यहाँ मेंशन करोगे सो x इक्वल 15, या फर्स्ट नंबर इज 15 एंड अदर वन इज 12। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक बार कर लो, दोनों का डिफरेंस 3 है, करेक्ट है। दोनों को सम करने पे 27 आ रहा है। सेकंड पे आते, जिस तरह की कोस्ट प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी कि मान लो जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था, डिस्कस की थी ना स्टार्टिंग में टॉफी चॉकलेट वाला, वही इस तरीके से है कि लेट कोस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल है x एंड लेट कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल हो गया रुपीज वाई। फिर पहली इक्वेशन बनेगी, 2 पेन है ना तो 2x प्लस 3 पेंसिल्स हैं तो 3y इक्वल हो गया 17। फिर एट 4 पेन्स प्लस 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 6 पेंसिल्स y इक्वल 34। यहां पर हमारे पास a का भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो अब हमें सॉल्व करने के लिए कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। तो मुझे एक चीज दिख रही है, मैंने इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ये 1 मान लो ये 2 मान लो, और यहाँ पे लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2। मैं किसी भी एक इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके आप उसका इक्वेशन फाइंड आउट, मतलब सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एज प्रॉब्लम पे कैसे आएंगे, द एज ऑफ अ फादर इज 4 years मोर देन 4 times ऑफ द एज ऑफ हिज सन। आपको ये दिया गया है कि किसी मतलब पापा की एज जो है 4 years मोर देन है 4 times ऑफ द एज। तो सबसे पहले हमने लेट सन की एज मान ली, लेट सन्स एज हो गई x years, और फादर्स एज हो गई y years। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या है, द एज ऑफ अ फादर इज 4 years मोर देन, 4 years पापा की है ना, चलो मैंने पापा की y मानी है, तो 4 years मोर देन 4 times, 4 times किसकी है, बेटे की, यानी कि
द एज ऑफ अ फादर इज 4 years मोर देन 4 times द एज ऑफ हिज सन। यानी कि जो पापा की एज है बेटे का, अगर मैं 4 times कर दूं, यानी कि 4x, 4 times ऑफ ए सन x है, 4 times कर दिया यानी 4x हो गया। अब 4 years भी मोर देन है, दैट मीन्स 4 years मोर हो गया। ये किसकी एज आई है? पापा की आई है, दैट मीन्स y की एज आई है। इतनी बात समझ में आई कि बेटे का 4 times किया और उसमें +4 किया, मोर 4 कर दिया, तो पापा की एज निकल के आई है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। आगे क्या कहते हैं वो? आफ्टर 5 years, 5 साल बाद की बात हो रही है, तो बेटे के भी 5 साल बढ़ेंगे, पापा के भी 5 साल बढ़ेंगे। आफ्टर है तो प्लस करेंगे, अगो है, बिफोर है, ये दोनों टर्म आती हैं तो माइनस माइनस करोगे, दोनों के में से माइनस, दोनों के में ही प्लस। फादर्स एज विल बी 3 times सन्स एज। जो बेटे की एज है, बेटे की कौन सी है? एक्स वाली है, दैट मीन्स एक्स वाली बेटे की है, तो वो 3 times हो रही है, 3 times हो रही है किसकी? पापा की एज के अकॉर्डिंग। तो पापा की एज तो हमारी ये है, तो पापा की एज बेटे की 3 times हो रही है। तो इन दोनों को पहले सॉर्ट आउट कर लो एक बार, इसको रहने देते क्योंकि डायरेक्ट y की वैल्यू हमारे पास है। इसमें क्या करेंगे? 3x प्लस 3 5 जा 15, y प्लस 5, तो 3x माइनस y इक्वल, जब y इधर आ गया माइनस में हो गया, इधर जाएगा ये माइनस का होगा ना 15, तो माइनस का 15 प्लस का 5 माइनस का 10 बचेगा। यहां से अब क्योंकि मैंने वैल्यू निकाल रखी है तो y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, अगर नहीं करनी है तो 4x को इधर लेके आ जाओ, क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, तो ऊपर नीचे इसको रख के चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, चाहे एलिमिनेशन मेथड से कर लो, श्रद्धा आपकी है, सॉल्व करोगे इसे। अगला क्वेश्चन क्या होता है? देखो इस तरह का ये होता है डिस्टेंस रिलेटेड, स्पीड और डिस्टेंस रिलेटेड। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 hours। आपको सबसे पहले स्पीड वाले में पता होना चाहिए, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्विवेलेंट में टाइम दिया गया है तो मैंने इस टाइम को यहाँ पहुंचाया, स्पीड को नीचे कर दिया, यानी कि इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम इक्वल हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फाइन, आइए इधर करते हैं। 30 डिस्टेंस ऊपर है 30 किलोमीटर, ये रहा, अपॉन अप स्ट्रीम, तो दोनों की चाल माइनस होगी, और दोनों की चाल क्या क्या होगी यहाँ पर? बोट की, मान लो स्टिल वाटर में मैंने x मान ली और स्ट्रीम में y मान ली, दैट मीन्स x माइनस वाई हो गया, करेक्ट। और डाउन स्ट्रीम में प्लस होती है, तो यानी कि डाउन स्ट्रीम में प्लस बोला है, 44 किलोमीटर जा रही है और कितना समय ले रही है? 10, तो टाइम इधर आएगा। क्लियर? सेम इधर आते हैं, 44 यहां तक खत्म हो गया। इट गोज 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अब अगेन अप स्ट्रीम में माइनस करते हैं और 44 जा रही है, तो 44 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये आ गया हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस फिर जा रही है 30, और कब जा रही है? डाउन स्ट्रीम में, यानी एक्स प्लस वाई में, और टोटल टाइमिंग क्या ले रही है? 13 आवर्स। इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से कर लो, चाहे देखो चाहो तो यहाँ पे 2 से, यहाँ इसमें डिवाइड कर सकते हो, 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये 15 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। फिर इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करके और फाइनल आंसर निकालेंगे। ठीक है, अभी तक जो हमने प्रैक्टिस किया है, जो भी हमने समझा अभी तक क्या है, वो मतलब प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे चलता आ रहा है। ठीक है, तो 2015 या 16 से लेकर 25 तक के बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी मैंने आपको बताया वो सब डिस्कस करके आपको बताया कि कितने मार्क्स का कितना आएगा। लेकिन अभी एक क्या है ना, असर्शन और ये रीजंस, ये वाले आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं। मैंने 9th का एग्जाम पेपर उठाया था, उसमें भी था ये, बहुत कुछ था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, 8th के में भी थे, 10th का भी देखा था तो उसमें भी था, तो इसलिए इन वालों को मिस नहीं करना है। ये आजकल सीबीएसई का न्यू ट्रेंड वाला क्वेश्चन इस तरह का फिट हो जाता है अक्सर। असर्शन क्या है, और ये फिर से देखो इन्हीं की एंट्री हो रही है, तो ये भाई प्लीज टिप्स पे करके चले जाना। 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 लॉन्ग में भी कैसे ना कैसे घुमा के आपको इस सिचुएशन में वो दे सकता है। तो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हमें पता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जब भी आता है सब कुछ इक्वल हो जाता है, राइट। इनफाइनाइटली जब भी आएगा सब कुछ इक्वल होगा, तो ये वाला असर्शन यहाँ है। रीजन दिया है इफ दिस वन इक्वल दिस वन, यही आ गया देखो यहाँ पर, है ना।
तो इसका मतलब है कि बोथ आर करेक्ट, assertion, वो रीजन एक्सप्लेन द assertion, रीजन एक्सप्लेन assertion, ठीक है। तो और टिप्स के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूं कि एक तो जो भी आप एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल रहे हो लास्ट में बॉक्स में उसे मेंशन करके आओगे। दूसरा टिप है एग्जाम का, नीट एंड क्लीन कॉपी रखोगे, अपनी शीट को नीट एंड क्लीन रखोगे, प्रॉपर, ज्यादा कटिंग नहीं करना, ज्यादा मैसीनेस मत करना वहां पर। थर्ड टिप्स है, जो भी थर्ड टिप ये भी है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है ये भी, कि जो ये इतने मेथड हमने पढ़े ना, एलिमिनेशन मेथड और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये वाले मेंशन करके आओगे कि आप कौन सा मेथड क्वेश्चन में यूज कर रहे हो, क्योंकि इट मे बी वो खुद ही बोल दे कि सॉल्व दिस इक्वेशन या सॉल्व दिस इक्वेशन या फाइंड एक्स और वाई की वैल्यू जो है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो वो अगर खुद कह रहा है तो वो डिपेंड उस पर ही करता है, ऑब्वियसली आपको वही फॉलो अप करना पड़ेगा। बट अगर उसने कहा कि सिर्फ सॉल्व दीज क्वेश्चंस या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड टोटली अप टू यू, यू वांट विच मेथड यू वांट टू यूज, सो मेंशन करके आओगे कि यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेंशन करके आओगे, ठीक है ना, ठीक है ना। सो इस वीडियो में मैं इतना ही रख रही हूं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी शॉर्ट्स बना रही हूँ यूट्यूब के, वो मैं इसमें लिंक करती जाऊंगी, आप उसको अच्छे से देखो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं आपको गारंटेडली बोल रही हूँ, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रैक्टिस करो, डू प्रैक्टिस एट होम, डोंट वेस्ट टाइम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्लीज प्लीज, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में। एक सेकंड।